Now today we will study about force and laws of motion, which is the chapter 9 of science. Okay, this comes under physics. तो बेसिकली इसमें दो पार्ट्स हैं, एक फोर्स है और एक लॉज ऑफ मोशन है जो कि इंटरकनेक्टेड है. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक्स हैं ना. तो बेसिकली क्या है, इसमें 6 टॉपिक्स हैं, बस ज़्यादा नहीं है, वो भी बहुत इजी है. 6 टॉपिक्स क्या क्या है? पहला है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया एंड मास, चौथा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम देखेंगे, पांचवा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन और छठवा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, नाउ what we can see clearly is कि there are 3 laws of motion. Okay, we all know that. What are those? Those are Newton's law of motion. तो इसमें भी 3 laws हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये तीनों एक साथ जाएंगे. ओके, पढ़ने के लिए जब हम पढ़ेंगे तो तीनों को साथ में पढ़ेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे. ओके, तो टॉपिक्स क्लियर हैं आपको? क्या क्या टॉपिक हैं वापस हमारे? सिर्फ 6 टॉपिक हैं हमारे पास और एक एक करके हम सबको पढ़ते जाएंगे. ओके, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ वो. ठीक है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा फोर्स जो कि बैलेंस्ड है पूरी तरीके से. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बैलेंस्ड फोर्स. ओके, उसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? साइज. यहाँ पर फोर्स का साइज कहने का मतलब है कि फोर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, वो सेम होनी चाहिए. मतलब दो फोर्सेस जिनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है मगर उनका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा. क्लियर है? ओके, तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि जब दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के, मतलब दोनों का स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है और मगर डायरेक्शन दोनों का क्या है? ऑपोजिट है, तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे. ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि दो पर्सन्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट उनके बीच में रखा है. उस ऑब्जेक्ट को अपने अपने तरफ से दोनों क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट फिर भी हिल नहीं रहा है अपनी जगह से. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का फोर्स, दोनों पर्सन्स जो अपना फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो दोनों का फोर्स बराबर है, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. इसीलिए फोर्स क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा. ठीक है, और जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है एरोस से कि दोनों के फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. तो बैलेंस्ड फोर्स की 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तभी कोई फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा. क्या है? पहला ये है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों फोर्स का. मतलब क्या है कि दोनों फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर होनी चाहिए. और दूसरा क्या है कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. अब इसमें आप लगा के देखिए कि अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगी दोनों फोर्स की, तो वो फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा क्या? नहीं कहला सकता. क्यों? क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो वो जो ऑब्जेक्ट रखा है बीच में वो मूव कर जाएगा. समझ रहे हैं आप बात को? नाउ इट इज़ क्लियर. तो बैलेंस्ड फोर्स क्या कहलाता है? फोर्स जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें मान लीजिए जो पर्सन 1 है इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और पर्सन 2 जो है इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है. क्योंकि दोनों जो है दोनों का फोर्स बराबर है, 10 न्यूटन है. मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का? 10 न्यूटन है. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में वो मूव नहीं कर रहा. इसीलिए फोर्स क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगी. ओके, क्लियर. ना सेकेंड टॉपिक है अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट है ये बैलेंस्ड फोर्स का. तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब फोर्सेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स के. तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा कि जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे. ओके, जब दो फोर्सेस हैं दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब साइज दोनों का सेम हो जाएगा और डायरेक्शन भी जब सेम होगा तो वो फोर्स बैलेंस्ड ना कहला के क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड कहलाएगी. बहुत ही इजी टॉपिक है दोनों, बिल्कुल एक एक लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो क्या हो गया? ख़त्म. ओके, ना अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना. देखो बच्चे, 3 लॉज हैं जो न्यूटन ने दिए हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे तीनों. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट और इन मोशन
अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ओके, इसका क्या, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि a body continues to be in rest or in motion unless and until an external force is applied to it। इसका क्या मतलब है कि कोई एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो तब तक रेस्ट में ही होता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, या तब तक वो मोशन करते रहता है जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आप पहले स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए इसकी, कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक मूव करते रहता है जब तक हम उसमें फोर्स ना लगाएं। ठीक है, जैसे ही हमने फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो मूव करना बंद कर देता है या रुक जाता है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है कहीं पे, है ना, तो वो तब तक वहाँ पर वैसे ही रखा रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक बस नज़र आ रही होगी जो जाती हुई। ठीक है ना, तो ये बस तब तक चलती रहेगी जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। और रोकेंगे कैसे हम इसको, है ना, हम इसको कैसे रोकेंगे, हम इसका ब्रेक लगा के रोकेंगे। तो हमने फोर्स लगाया है इसके ऊपर तो ये रुक जाएगी, और अगर ये रुकी हुई है तो ये तब तक नहीं चालू होगी जब तक हम इस पर कोई एक फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। नाउ हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। नाउ हम ऐसा करते हैं कि इस स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो कंप्लीट स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो और दूसरा पार्ट क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करेंगे कि बॉडी किस स्टेट पे है, रेस्ट पे है, और दूसरे केस में हम क्या कंसिडर करेंगे कि बॉडी किस स्टेट पे है, मोशन पे है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक बॉडी जो कि रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एक बॉडी जो है अगर वो मोशन कर रही है, मतलब वो मूव कर रही है ना, तो मूव कर रही है तो तब तक वो मूवमेंट में रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो किसके स्टेटमेंट हैं। ठीक है, basically these are the definition of inertia and hence the first law of motion can be termed as the law of inertia। ठीक है, जो दोनों स्टेटमेंट है ये इनर्शिया की ही डेफिनेशन है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया भी तो यही कहता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन पे रहता है जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब दूसरी चीज़ समझिए इससे आप, क्या है कि फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट इज़ क्लियर दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या है भाई, देखिए हमको 2 चीज़ें मिल रही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। पहली चीज़ क्या है कि हमें इनर्शिया भी पता चल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्लियरली बता रहा है किसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। और इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन पे रहता है जब तक उसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स हम नहीं लगाते। तो इससे एक चीज़ और क्या पता चल रही है हमको, फोर्स के बारे में पता चल रहा है। तो फोर्स के बारे में क्या पता चल रहा है हमारे को कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करता जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगा दें। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमें फोर्स के बारे में बता रहा है और इनर्शिया के बारे में बता रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमें किन 2 चीज़ों के बारे में बता रहा है, पहला है इनर्शिया और दूसरा है फोर्स। ठीक है, नाउ we can draw 2 conclusions from the Newton's first law of motion। first law of motion can also be termed as law of inertia। तो क्लियर हो चुका आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। और दूसरा, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी देता है। कैसे देता है भाई बताइए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स यहाँ से कैसे निकल के आएगी, वो ऐसे निकल के आएगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या मोशन पे है, ठीक है, तो उसका स्टेट को चेंज करने के लिए जो चीज़ हमें लगती है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फोर्स। क्लियर है ये चीज़, है ना। तो हमें 2 चीज़ें पता चल गई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। पहली क्या है, इनर्शिया, और दूसरी है फोर्स। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, ना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनर्शिया एंड मास। ठीक है, अब जैसे कि इनर्शिया हमने पहले ही थोड़ा बहुत समझ लिया है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको यहाँ पर समझने के लिए कि इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ
मोशन। ओके, तो इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है ना। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अब जो बेसिक मतलब जो आइडियल डेफिनेशन इसकी क्या होगी इनर्शिया की? इनर्शिया क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी एक ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है ना, उसकी टेंडेंसी, इनर्शिया जो है उसकी नेचुरल टेंडेंसी, इनर्शिया जो है एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे होता है या स्टेट ऑफ मोशन पे होता है। क्या होती है उसकी नेचुरल टेंडेंसी? नेचुरल टेंडेंसी होती है उसकी रेजिस्ट करने की, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज अगर कुछ हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करती है वो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल अगर रखी हुई है, ठीक है, वो अभी बस स्टिल है अपनी जगह पे, मतलब वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है ना, तो हम उसको उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसको पुल करेंगे ताकि वो आगे बढ़े। तो इस केस में इनर्शिया क्या कहलाएगा? इनर्शिया ये कहलाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, वो चाहेगा कि मैं अब स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहूं, और वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहने के लिए, ठीक है, जो रेजिस्टेंस दिखाएगा कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहूँगा, उसके लिए रेजिस्टेंस जो दिखाएगा वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया कहलाएगा उसका। ठीक है ना। अब ये चीज़ आप मोशन पे भी लगा दीजिए। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे और हम उसको ज़ोर से पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ नहीं रुको करके, ठीक है, तो तब भी इनर्शिया काम करेगा वहाँ पर, और वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा कि नहीं उसको नहीं रुकना है, तो वो रेजिस्ट करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इनर्शिया की एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसमें वो जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है और रहना चाहता है अपने उसी स्टेट में जिस स्टेट में वो है। ओके, ठीक है। द मास ऑफ, और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसका मतलब क्या है बच्चे? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके इनर्शिया का मेज़र होता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है भाई कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा बड़ा है या जितना ज़्यादा हैवी है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा क्या है? बड़ा है। यही इसका मतलब होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसका मतलब क्या है भाई कि जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास है उतना कम इनर्शिया होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत हैवी, मान लीजिए फुटबॉल ही है, ठीक है, अब वो बहुत हैवी फुटबॉल है ना, और आप चाह रहे हैं कि आप उसको पुल करें, है ना। अभी वो कौन से स्टेट पे है? अभी वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, मतलब वो रखा हुआ एक जगह पे और आप चाह रहे हैं कि आप उसको पुल करो। अच्छा चलो फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि हम एक लोहे की बॉल है ना, बहुत हैवी एक लोहे की आयरन की बॉल रखी हुई है वहाँ पे, और आप चाह रहे हो कि आप उसको पुल करो, आप चाह रहे हो कि आप उसका स्टेट ऑफ रेस्ट से आप उसको स्टेट ऑफ मोशन पे ले जाओ। तो क्या होगा भाई, आप चाहेंगे कि आप उसको पुल करें, आप पैर से उसको धक्का दे रहे हैं, मगर वो उसमें धक्का नहीं लग रहा क्योंकि वो बहुत हैवी है, क्योंकि वो किसकी बॉल है? आयरन की बॉल है। तो इसको आप क्या कहोगे? क्योंकि वो हैवी है इसलिए उसका इनर्शिया काम कर रहा है उसके ऊपर, है ना, हैवी, इसलिए आप उसको पुल नहीं कर पाओगे। मगर वहीं फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक फुटबॉल है जो कि कैसी है भाई, रबर की बॉल है जिसमें हवा भरी हुई है, आप उसको किक करेंगे वो तुरंत मूव करने लग जाएगी, तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ के किस में चली जाएगी? वो स्टेट ऑफ मोशन में, है ना। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का किससे डिफाइन होता है भाई? उसके मास से। जितना ज़्यादा मास होगा उतने ज़्यादा इनर्शिया होगी, और जितना कम मास होगा उतनी कम उसकी क्या होगी? इनर्शिया होगी, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत समझने के लिए हैं। ओके, इनर्शिया एंड मास, क्योंकि आपके चैप्टर के बीच में ये टॉपिक डला हुआ था इसलिए मुझे समझाना पड़ा, नहीं तो क्या है कि इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है, तो वो उसके आसपास ही समझाना चाहिए या उससे पहले समझाना चाहिए आपको, मगर ये आपके चैप्टर के बीच में दिया हुआ है इनर्शिया, है ना। तो मुझे यहाँ पर एक बार और समझाना पड़ा आपको, नहीं तो वो पहले ही समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से आप लोगों को, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, है ना बच्चे ना। अब हम पढ़ेंगे फोर्स। तो जैसे कि हमको मालूम चल चुका है ना भाई कि फोर्स क्या होती है। फोर्स क्या होती है भाई, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि फोर्स क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जो चीज़ लगती है वो होती है फोर्स। ये कितना ईजी था, है ना। अब हमको इसको बेसिक आइडियल डेफिनेशन में हमको पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे भाई फोर्स को? बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे भाई? फोर्स क्या है? पुशअप और या पुल है ना। इसी को फोर्स कहते हैं ना। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसको अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, मगर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना।
ये मैं इसको आइडियल डेफिनेशन तो इसकी नहीं बोलूँगी, क्योंकि फोर्स तो पुश और पुल ही होता है, उससे ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि कभी एक आध या 2 मार्क्स का पूछ लेता है आपको कि फोर्स को डिफाइन करिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, जब 2 ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होता है तो पुश या पुल होती है, तो उस पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मगर मेरे हिसाब से सबसे अच्छी डेफिनेशन इसकी यही है कि फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जो पुश या पुल हम करते हैं वो होता है फोर्स। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है, इसको एन से डिनोट करते हैं, ये ऐसा ही यूनिट है फोर्स की, याद रखिएगा। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि हम सबको पता है कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है ये? फोर्स एक अलग से सेपरेट आपको टॉपिक नहीं दिया गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे पढ़ा दिया है फोर्स को, है ना। ना हम पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इसके डेरिवेशन से आगे, क्योंकि ना आप बिल्कुल भी इस पार्ट को स्किप मत करना प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इसके आगे डेरिवेशन से मोमेंटम अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे की डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, नाउ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। इतनी अच्छी, इतनी क्लियर, इतनी लूसिड डेफिनेशन है ना ये, बस ज़रा सा आप ध्यान में रखोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फुटबॉल को किक लगाई, अब वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, तो उस मोशन के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान उस फुटबॉल की जो मास होगी वो उसका क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। ये इतना ईजी डेफिनेशन है। ओके बच्चों, क्लियर है ये? मोमेंटम क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, एंड इट इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू mv। अब यहाँ से दूसरी डेफिनेशन आती है इसकी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, याद रखिए, P से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब दोनों को हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? मोमेंटम कहलाएगी। ओके, तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा? mv होगा, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, वेयर P इज मोमेंटम, m इज द मास एंड v इज वेलोसिटी। एंड यूनिट क्या है मोमेंटम की? kg मीटर पर सेकेंड या kg मीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये कहाँ से आया बताइए यूनिट? देखिए, मोमेंटम है P और इसका यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड। नाउ मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? kg। ओके, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, बन गया यूनिट kg मीटर पर सेकेंड या kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ये? ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब आप देखिएगा मोमेंटम कैसे यूज़ हो रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इतना अच्छा है ना ये, इतना ईजी है ना ये, देखना आप। ये लॉ क्या कहता है कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अप्लाइड फोर्स के, और ये जो चेंज जो हो रहा है ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है। चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। और चेंज किस में हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है मोमेंटम में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई बताइए? चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा मोमेंटम में चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें बढ़ेंगी तो राइट हैंड साइड की भी चीज़ें बढ़ेंगी, लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें कम होंगी तो राइट हैंड साइड की भी चीज़ें कम होंगी। ओके, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम आप कैसे बताओगे? देखो मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv होता है और टाइम क्या होता है? t। तो इसका बेसिकली होना चाहिए mv अपॉन t, मगर क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है इसका मतलब क्या है भाई? चेंज क्या होगा? आप डेल से डिनोट कर सकते हैं इसको, या जब आप चेंज आप दिखा रहे हो तो 1 और 2 दो स्टेजेस आप दिखाएंगे या 2 सिस्टम्स आप दिखाएंगे, उसके थ्रू आप इसको समझेंगे। मगर अभी के लिए इतना समझिए कि फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है ना।
नाउ अगर सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं, नाउ इफ इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम यू है और फाइनल मोमेंटम है एम वी। नाउ कंसिडर करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल मोमेंटम एम यू है और फाइनल मोमेंटम है एम वी है। उसको हम बहुत अच्छे से अगर हम समझने की कोशिश करें ना बच्चों, तो देखो ऐसा है कि मोमेंटम तो आपका क्या होता है, एम वी होता है ना, जहाँ की एम मास और वी क्या है, वेलोसिटी है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है आपका, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है, और जैसे ही वो मूव करने लग जाए तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी u, और फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा mu, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। क्लियर है? देन चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाएगा, mv माइनस mu, है ना। चेंज आप ऐसे ही बताओगे, कैसे बताओगे भाई कि पहले क्या था और बाद में क्या था, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा। देयरफॉर फोर्स क्या कहलाएगा, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम वी अपॉन टी। अब ये जो है यहाँ से आ रही है ना आपकी, यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यही है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम वी माइनस एम वी अपॉन टी, तो यही फोर्स कहलाएगा, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम वी अपॉन टी। या तो फिर F इज इक्वल्स टू एम को आप कॉमन निकाल लीजिए दोनों जगह से, और वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है भाई बताइए, वी माइनस यू अपॉन टी, यही होता है ना एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो आप ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, इससे v माइनस यू अपॉन टी पूरा आप चेंज करके एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो F इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम ए आएगा, ठीक है, जो कि आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। थस हम इसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मेजर ऑफ फोर्स, दैट इज इट शोज हाउ टू कैलकुलेट फोर्स। ओके, क्लियर है ये? ना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ईजी है, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, हर एक एक्शन के लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है जो कि उस एक्शन के ही इक्वल होता है, यही होता है, बस ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट हम देख रहे हैं जो कि लॉन्च हो चुका है ना। इसमें दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स है गैसेस पे जो कि है एक्शन, ओके। दूसरा फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि रॉकेट पे लग रहा है वो है रिएक्शन है उसका। मतलब हमने गैस इग्नाइट की इसकी रॉकेट की, तो ये क्या होने लगा, ये लॉन्च हो गया अपने जगह से, है ना। तो जैसे ही हमने उसमें इग्नाइट की गैस, तो वो एक्शन कहलाया, है ना। और जैसे ही एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, रॉकेट लॉन्च हो गया, तो वो उसका क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है समझने के लिए, बस इतना ही है ये कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। देखो इक्वल इसलिए होता है क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। और अपोजिट इसलिए होता है, अपोजिट का मतलब ये है कि डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होता है। जैसे कि आपको एरो में नज़र आ रहा है कि एक जो एरो है उसका डायरेक्शन नीचे है और एक एरो का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन में, ठीक है ना। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपके तीनों लॉ ऑफ मोशन जो हो गए हमारे कंप्लीट हो गए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखो बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों जब भी पढ़िएगा आप साथ में पढ़िएगा, है ना। और एक चीज़ और रिवीजन, इसका क्या है कि अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़ क्या है भाई कि वो इनर्शिया के बारे में बता रहा है, और दूसरे हमको फोर्स के बारे में बता रहे हैं, है ना। इनर्शिया की डेफिनेशन भी दे रहा है और फोर्स की डेफिनेशन भी दे रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बता रहा है कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, मतलब मास इंटू फोर्स क्या होता है हमारा, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, जो कि होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, यही होता है ना फोर्स, ठीक है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बता रहा है कि आप जितना भी एक्शंस करते हैं उसका एक रिएक्शन ज़रूर होता है ना। और वो किस डायरेक्शन में होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप जो एक्शन कर रहे हो उस डायरेक्शन में नहीं होगा, बल्कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्लियर है। ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, क्योंकि इसमें डेरिवेशन है ना। तो डेरिवेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। डेरिवेशन पूरी डिराइव की गई है बुक में भी, हमने भी डिराइव करी है यहाँ पे।
मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा इजी वे में आपको उसको डिराइव करके बता सकूं। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो मोमेंटम हमने पढ़ लिया क्या होता है भाई। मोमेंटम क्या होता है बताओ? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तब उसका मास जो होगा वो क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। इसको इजी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम होता है p, और p इज इक्वल्स टू क्या होता है? mv, और mv का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो mv ही क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? कंजर्वेशन किसी भी चीज़ में लग गया तो क्या है बताओ? मोमेंटम इज नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यही है कंजर्वेशन, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे हम। तो पहले हमको क्या क्लियर होना चाहिए भाई? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? p, p इज इक्वल्स टू mv। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंजेस थ्रू द एक्शन ऑफ फोर्सेस एज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है ना भाई, कौन सी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम का यूज हुआ है भाई? बताइए। सेकंड, है ना। तो मोमेंटम इज नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली चेंजेस थ्रू द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ओके ना, देखो यहाँ पर 2 बॉल्स रखी हुई है बच्चों, ठीक है। एक बॉल, 2 बॉल्स हैं, है ना। पहली बॉल का जो वेलोसिटी है वो u1 है और दूसरे बॉल की वेलोसिटी है u2, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉल्स के नीचे बिफोर कोलाइजन। कोलाइजन का मतलब जब वो कोलाइजन नहीं हुआ है उनमें, तो ये डायग्राम आपका ए है। अभी कोलाइजन नहीं हुआ है। कोलाइजन से पहले उन दोनों जो बॉल्स हैं उनका वेलोसिटी है u1 और u2, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ कहलाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ कहलाएंगी u1 और u2, है ना। डायरेक्शन जो है वो उनका डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में वो उनकी वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है ना। अब ये सेकंड और थर्ड डायग्राम है, एक बी है और एक सी है। अब ध्यान से देखिए, बी जो डायग्राम है वो शो कर रहा है कि उनका कोलाइजन हो चुका है ना, वो कोलाइड कर चुके हैं। अब ना आफ्टर कोलाइजन, जो सी डायग्राम है आपका, आफ्टर कोलाइजन क्या हो रहा है? जो बॉल ए है, जो फर्स्ट बॉल है हमारी, उसका वेलोसिटी है v1, और बॉल जो दूसरी बॉल है उसका वेलोसिटी है v2, मतलब ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ है। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ क्या है आपकी? u1 और u2 है, और फाइनल वेलोसिटीज़ क्या है? v1 और v2 है। ध्यान रखिएगा, आगे की आपकी बहुत सारी क्लासेस में यूज़ होगा, ये भी ध्यान रखिए आपको आगे की बहुत सारे क्लासेस में यूज़ होगा कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होती है। इनिशियल मतलब समझ गए ना आप, जो शुरुआती वेलोसिटी है, और फाइनल मतलब जो लास्ट की वेलोसिटी है वो, है ना। आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिखा भी है ना। लेट द मासेस ऑफ द बॉल्स बी m1 एंड m2। 2 बॉल्स हैं हमारे पास, तो उनकी मासेस हम मान लेते हैं कि m1 और m2 है। इनिशियल वेलोसिटीज़ मान लेते हैं क्या है? u1 और u2 है। इनिशियल वेलोसिटीज़ मतलब शुरू की जो वेलोसिटी है उन दोनों बॉल्स की, है ना। एक की है u1 और u2, और दूसरा फाइनल वेलोसिटीज़ क्या मान लेंगे हम? v1 और v2। नाउ फोर्स हम मानते हैं कि पहली बॉल पे फोर्स लग रहा है F12 और दूसरी बॉल पे फोर्स लग रहा है F21। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि पहली बॉल में फोर्स लग रहा है उसका नाम हम दे रहे हैं F1, ना देके हम क्या दे रहे हैं? F12, है ना। जो फोर्स बॉल 1-2 पे लगा रहा है, अब फोर्स 2 जो फोर्स बॉल 2-1 पे लगा रहा है, ये F21 है, ठीक है। अब मैथमेटिकल एब्रिविएशन देखिए इसका, F12, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन हमको पता है क्या है, जो हमने लास्ट में डिराइव की थी वो क्या थी? F इज इक्वल्स टू एम ए, यही थी ना, या फिर एम वी माइनस यू अपॉन टी, यही था ना। अब बस उसमें हमने इसको रख दिया है F12 इज इक्वल्स टू, देख लो एक बार देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, इसको ध्यान में रखना और यहाँ पर पुट आउट करते जाना बस। तो F जब 1-2 हम लेंगे तो F एम v माइनस यू अपॉन टी वही है, बस हम क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मास लेंगे। और नेक्स्ट जब F21 लेंगे हम तो फाइनल वेलोसिटी और फाइनल मास हम लेंगे। F इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स इंटू v2 माइनस u2 अपॉन टी। क्लियर है ये F12 और F21? ना ध्यान से देखिएगा आगे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने अभी भी पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है फोर्स का। तो फोर्स F, जो फर्स्ट बॉल की जो फोर्स है वो सेकंड बॉल की फोर्स से इक्वल तो होगी मगर ऑपोजिट होगी, इसलिए इक्वल का साइन तो लगा है मगर ऑपोजिट का भी साइन लगा है, जो कि क्या है? माइनस का साइन है। क्लियरली दिख रहा है आपको? F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। क्लियर है ये ना। अब बस कुछ नहीं है, F12 और F21 की वैल्यूज़ यहाँ पर आपको पुट करनी है। आप सॉल्व करेंगे, टी और टी दोनों साइड से क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
m1u1 plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2 विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपकी बुक में ए और बी करके दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, इसलिए मैंने 1 और 2 ले लिया। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ईजी करने के लिए ही लिया गया है आपको। 1 का मतलब बॉल 1 और 2 का मतलब बॉल 2 है, और कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर भी 1 आया मतलब वो बॉल 1 की वैल्यूज़ आप बता रहे हो, और जहाँ पर भी 2 आया बॉल 2 की वैल्यूज़ आप बता रहे हो। और F12 है मतलब फोर्स ऑफ बॉल 1 ऑन बॉल 2, और F21 का मतलब है फोर्स ऑफ बॉल 2 ऑन बॉल 1। बस इतना ही है। 1 और 2 मैंने कन्वीनियंस के लिए ही लिया है, और ये बहुत ईजी हो गया आपका, है ना। विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नाउ क्लियर है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने से पहले हमको मोमेंटम समझना पड़ेगा, है ना। तो मोमेंटम क्या है हमारा, P इज इक्वल्स टू mv। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, क्या कहता है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैन इज neither created nor destroyed बट ओनली चेंजेस थ्रू द एक्शन ऑफ फोर्सेज। इसका मतलब क्या है भाई कि मोमेंटम ना तो क्रिएट किया जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस वो अपना एक्शन क्या करती है, वो चेंज करती है सिर्फ एक्शन से। मोमेंटम अपने आप को चेंज करती है। तो ये जो आपका ये फाइनल डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा और पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था जो कि डिराइव हो चुका है। और बच्चों प्लीज़, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी डाउट है अगर, तो मुझसे प्लीज़ पूछिएगा, ओके, इन द कमेंट सेक्शंस। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे और इजी वे में आपको समझा सकूँ चीज़ों को थ्रू एनिमेशंस, है ना। और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा है सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बल्कि आगे की क्लासेस के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, यही आपको क्या करती हैं, आगे के लिए आपके लिए बेस बनाती हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी साइंस टॉपिक्स, जो साइंस आपका सब्जेक्ट है, उससे आपको और भी वीडियोज़ चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बना के ला सकूँ। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करिए ये वीडियो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू।